देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गुलशन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस नेताओं को आईटी नोटिस डराने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के नोटिसों से डरेगी नहीं कांग्रेस, किसानों के किए गए वादे पूरे करे बीजेपी सरकार, वादे पूरे नहीं तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी जाने वाले नेता कमजोर मन के जाने वाले नेताओं का धन्यवाद। हिम्मती लोग ही कांग्रेस में रहें। सामने आके आपसे बात कर रहे हैं कि जो मजबूत लोग हैं वो साथ हैं, जो कमजोर मन के लोग हैं, मैंने कहा दो रास्ते हैं। एक डर के जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस है वो उसको प्ले कर रही है। जहाँ तक प्रश्न है हमारा, जो भारतीय जनता पार्टी में 3-4 लोग हैं, मैंने स्पष्ट कहा कि पहले से ही बीजेपी, जिनको हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया, जैसे मंडला के लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया चुनाव के, अब वो जब हमने बाहर निकाल दिया तो बीजेपी में जाएगी बीएसपी में, हमें तो कोई लेना देना नहीं, हमने तो निकाला ना। अब लंबा हो गया, अब आप 1 मिनट अब उनका समय। और मैंने नहीं किया, सब राज्यों ने किए, अलग अलग जहाँ जहाँ राज्यसभा के चुनाव है सब राज्यों ने एक साथ अलग अलग ये प्रोसेस किए, पर हमारा मन है कि मध्य प्रदेश से सुनने दिया। और मैं मानता हूँ कई लोगों में करीब 25-30 हमारे नेताओं को दिए गए हैं, जिनका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लिस्टिंग करके आपको अवगत कराया जाए। नहीं, ये खाली केवल पीसीसी, सारे सीएलपी, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे वरिष्ठ, सबकी मंशा एक है कि अगर सोनिया जी राज्यसभा जाए तो वो मध्य प्रदेश से जाए। अगर मध्य प्रदेश से जाएगी तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश में प्रधानमंत्री का पद भी जिन्होंने त्यागा है, अगर वो यहाँ से जाएंगे तो हमारा सौभाग्य बनेगा। मध्य प्रदेश के लिए जो राजनीतिक रूप से आवाज भी है वो सदन में भी ज्यादा ताकत से गूंजेगी, और मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हम सौभाग्यशाली, मध्य प्रदेश कांग्रेस सौभाग्यशाली। आप सबका स्वागत है, और 5-7 मिनट में लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी लगातार कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना, धमकाना, और एक आवाज आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी, और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी, कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है, और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है, या उस पर कार्रवाई चलती रहती है, या उसको रोज किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको सर माथे पे लिया, और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग 1 महीने 20-25 दिन पहले तो मैंने यही कहा यहाँ से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रहकर सेवा करना चाहते हैं। वो कैसा है? एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को इजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी न किसी केस के द्वारा डराना, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है, उसके नजरिए से आज लगभग
80 से ज्यादा लोगों को बिना बताए डिटेन कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में। ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखो, पहले जनसंपर्क विभाग का काम था कि विपक्ष को नहीं बताना और सरकार के विज्ञापन कैसे आए अलग अलग तरीके से मीडिया पर उसकी प्लानिंग करना है। चलो ठीक है, सरकार का अधिकार है। पर अब एक नया है कि अब शिवराज जी को भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की रीति ये कहती है कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर मामा भी कहीं नहीं दिखे। ये दोनों बातें एक संकेत देती है क्या, कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। अगर अपना आदमी भी टारगेट पे आ गया, जिसने कुछ कहो, हम शिवराज जी की विचारधारा से जब भी विरोध करना पड़े, उनके कार्य व्यवहार से मैं पीछे नहीं हटा। पर इस वक्त मुझे ये कहना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री आए और उनको पहले दूसरे मंच पे बिठाया गया, फिर दूसरे मंच पे लाया गया, फिर उनसे प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, उनने नमस्ते किया, सामने से जवाब नहीं दिया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अगर हम आपसे नफरत, हमारी पार्टी के भी हो, तो हम आपसे अगर नफरत करते हैं तो करते हैं। यहाँ का जनसंपर्क विभाग सारे मीडिया हाउस को क्या बोलता होगा मुझे पता है अच्छे से, आपको भी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ये नीति मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रही है, परंपराओं का हिस्सा नहीं है। तो दिल्ली के आंदोलन से डर के आप 80 नेताओं को गिरफ्तार जरूर कर सकते हैं, पर पूरी कांग्रेस का दायित्व है कि हम सड़क पर हैं। 2700 के गेहूं का दाम दो। और किसानों से मेरा आग्रह है कि ये बीजेपी एक वोट इस बार गेहूं के दाम के लिए, एक वोट लोकसभा का आपके सम्मान के लिए और सरकार की उस बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए कि जो बोल दे और करे नहीं। लोकसभा में मोदी जी को अंतर नहीं पड़ेगा 2, 4, 5, 7, 10, 20 मध्य प्रदेश के सांसद अगर गेहूं के दाम के आप बढ़ा दो तो देश की सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, एक अलग कहानी है। पर यह जरूर है कि एक सरकार को यह एहसास होगा कि जो किया है नहीं करेंगे तो जनता और जो किसान है वो अपना हक मांग सकते हैं। तो मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, आंदोलन जिले में नहीं होंगे, ब्लॉक में नहीं होंगे, गांव गांव होंगे। और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप हर हालत में जो वचन दिए, 450 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या कारण है कि आपने बहनों के 3000 रुपए नहीं किए? क्या मामा से नफरत है आपको, घृणा है उनसे? तो उनने जो कहा उससे वोट मिले, सरकार बनी, विधायक बने, और उन विधायकों की संख्या आप गिनाते हो, छाती ठोकते हो और मुख्यमंत्री बने हो। उन बहनों का क्या गुनाह था जिनने वोट दे दिया? मामा ने कहा था कि मैं 1000 अभी बहन मेरे पास है, चुनाव बाद 3000 दूंगा, वोट दे दिए। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी उनको हटाएंगे और मोहन भैया को लाएंगे। तो मैं फिर से अनुरोध करता हूं, ये सब वादे पूरे करे सरकार। इनकम टैक्स से कांग्रेस पार्टी इस गीदड़ भक्तियों से न एक बार भी नहीं डरी है, न आगे डरेगी। ऐसे नोटिसों का जवाब हम कानूनन तो देंगे ही देंगे, पर जनता समझे कि एक ही कहानी है लोकतंत्र की हत्या, ये करना चाहते हैं बार बार, तरह से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, आप देखो उधर वो भाषण दे रहे थे कि हमने कांग्रेस आदिवासियों के साथ सिर्फ 2 बातें करती है, एक नफरत करती है और एक उनको तोड़ने की कोशिश करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है। जब वो उधर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे तो मैंने उनसे 5 सवाल किए थे कि क्या हुआ 1 लाख के पदों का 1,50,000 से ज्यादा आदिवासियों के आपकी 20 साल की सरकार में नहीं भरे गए? क्या हुआ उनकी छात्रवृत्ति का? क्या हुआ कानून व्यवस्था? सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े ये बोलते हैं कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार कहीं होता है, बहनें गायब होती है, तो वो मध्य प्रदेश में होती है। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आप ये बताने की कृपा करें, आप आ जाए यहाँ आए हैं तो, कि इस प्रदेश में
कानून व्यवस्था की ये हालात क्यों है? प्रधानमंत्री ने वो तो कुछ नहीं कहा। उसी वक्त एक बजरंग दल का कार्यकर्ता एक आदिवासी को बैतूल में सरेआम वीडियो जारी किया, मार रहा था। हमें वो आरोप लगा रहे थे और उनका कृत्य सामने वहां आ रहा था। तो मैं मानता हूं कि इस सरकार ने जो लोकतंत्र का मद सर चढ़ गया है। और अब सवाल ये है कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पिछली बार कहा था कि ये गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक शब्द हमारे लिए गीता और रामायण का एक एक वाक्य है। तो आज तक उस पर एक वादा भी, मोदी की एक गारंटी भी पर भी काम चालू नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, इस बार गेहूं के दाम अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रदेश भाजपा को प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सहारे बीजेपी का वोट बैंक 10% बढ़ाने का लक्ष्य भी पूरा होगा और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट को बीजेपी जीत पाएगी। पीएम मोदी के इस लक्ष्य के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा है कि आज उद्घाटन के साथ ही शुभ समाचार मिलने की शुरुआत भी हो गई है। व्यू फाइंडर में देखना। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यालय का विधिवत पूजन पाठ के साथ उद्घाटन आज हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है और उद्घाटन होते होते जो शुभ संकेत मिलते हैं, हम पूजा कर रहे थे और सूचना आ रही थी कि जबलपुर के अंदर जिला पंचायत का चुनाव निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत गई, सीहोर के अंदर निर्विरोध जीत गई, अभी अशोकनगर और खंडवा की, अशोकनगर भी जीत गए हैं, खंडवा की सूचनाएं आपको जल्दी मिलेंगी। चारों जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के उन सभी निर्वाचित अध्यक्षों को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और ये जो चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, हमारा संकल्प है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक आम सभा के अंदर, ऐतिहासिक जनजातीय महाकुंभ के अंदर, झाबुआ के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि एनडीए अब की बार 400 पार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल हमें टारगेट दिया है और एक जड़ी बूटी दी है, और जड़ी बूटी में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब की बार 370 पार। तो 370 पार का संकल्प है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जड़ी बूटी दी है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम सामूहिक नेतृत्व के साथ टीम स्पिरिट में इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 370 पार जाएगा और 400 पार के ऊपर एनडीए इस बार देश के अंदर इतिहास बनाएगा। यही आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सबका संकल्प है। कांग्रेस पार्टी में लगातार आज मैं अत्यंत आनंद और खुशी के साथ, दोहरी खुशी में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव का कार्यालय का शुभारंभ हुआ विधिवत पूजा पाठ के साथ। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण और हम सब ने मिलकर के अब की बार अपने प्रदेश के अंदर जो हमारी 29 की 29 लोकसभा विजय हो, इस संकल्प के साथ आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ। और जैसे कि हमारे लिए दोहरी खुशी का माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, अभी अभी समाचार मिला कि हमारे अधिकांश यानी अगर चारों के चारों ही हमारे जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। मेरी आपकी ओर से सभी विजयी जिला पंचायत के अध्यक्षों को बधाई। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल शंखनाद किया है, और जो मूल हमारे लिए हमारी पार्टी का एक जनसंघ के जमाने से जो हमारा प्रमुख एक बड़ा विषय था धारा 370 को लेकर के, इस बार की जो लोकसभा में पूरे 5 साल के अंदर हमारे सारे बड़े बड़े टारगेट जिनके आधार पर देश की दिशा बदलेगी,
और हम सब जानते हैं कि भारत को समृद्ध होते हुए अगर विश्व की सर्वाधिक शक्ति संपन्न राष्ट्रों की कतार में खड़ा होना है तो वो अपने आंतरिक रूप से वो सारे विषयों को समाप्त करे जिसके कारण से उसके विकास में बाधा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बाधा हमको मालूम है धारा 370 के मामले को लेकर के न केवल पिछली बार लोकसभा ने कानून बना करके उसको समाप्त किया था बल्कि यशस्वी तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर राज्य अब विकास के एक नए डबल इंजन की सरकार के साथ दौड़ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा पूरा देश का मिजाज दिख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कल बहुत अच्छा गुरु मंत्र दिया है जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पे 370 वोट बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमको अपनी ताकत दिखाना है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। कल आदिवासी कुंभ के माध्यम से हमने एक बड़ा आयोजन किया था और भाजपा और सारी हमारी ताकत के भरोसे से कल का वो इतिहास बना। उस इतिहास के बलबूते पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस विजय के प्रचंड अभियान में अपनी पूरी ताकत के साथ जुड़ी रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई, भाजपा के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस पार्टी जलपुर के शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगरमुहा में संपत्ति विवाद को लेकर चाचा ने अपने ही भतीजे पर बंदूक से फायरिंग कर दी, जहां फायरिंग में अनूप परिहार और आशीष परिहार नाम के 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई, जहां मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मगरमुहा राघवेंद्र सिंह परिहार का अपने ही परिवार से संपत्ति विवाद चल रहा था, जहां देर रात राघवेंद्र सिंह परिहार ने अपने 2 भतीजे आशीष और अनूप परिहार पर फायरिंग भी कर दी थी। वहीं बता दें आपको कि चाचा राघवेंद्र ने फायरिंग कर दी, जहां कई वर्षों से दोनों पक्षों में संपत्ति का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फायरिंग की घटना हुई है, क्या पूरा? हाँ, शाहपुरा थाना अंतर्गत मगरमुहा करके एक गाँव जहाँ के राघवेंद्र सिंह परिहार जो व्यक्ति हैं उनका जमीनी विवाद चल रहा था अपने रिश्तेदारों के साथ में, और उन्होंने रिश्ते प्रॉपर्टी इशूज को लेकर गुस्से में आकर गोली चला दी। तो उन्हीं के दोनों भतीजे हैं, एक आशीष है और एक और जो है बच्चा, उसका नाम अनूप परिहार है। तो उन्हें गोलियां लगी। पुलिस जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोपी क्योंकि वहाँ पर उससे राउंड अप तो कर लिया था, उसके अरेस्ट की स्थिति इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगी। भैया क्या घटना हुई थी आपके साथ और किसने आपके ऊपर फायरिंग की थी? मेरे को मेरे चाचा ने फायरिंग की और मेरे बड़े पापा के जो लड़के हैं राजमणि सिंह, उन्होंने मुझे बहुत ज़ोरों से पकड़ लिया, मेरी जैकेट फाड़ दी। और उनका लड़का शिवम सिंह परिहार, वो भी मुझको पकड़ा था और दोनों बोल रहे थे चाचा से कि इसको जान से मार दो, जान से मार दो। मैंने उनके हाथ में कट्टा देख लिया, वो अपना जान सा नहीं, छोटा था तो वो कट्टा था जो भी था, तो वो निशाना मिला रहे थे। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, पर वे 2 लोग थे, शिवम सिंह परिहार और राजमणि सिंह परिहार,
छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं छूट नहीं पाया। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये मंगरमोह टेपरा बटौली। वजह क्या थी मारने की? वजह ये थी कि मेरे जो चाचा हैं, मेरा पैतृक मकान है, तो वो अब 50 साल पहले बट गया है। अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे को आधा दो, आधा दो। तो हम लोगों ने उनसे बोला, चाचा ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत ले लो, एक दो फुट ले लो, लेकिन हम लोगों को थोड़ा निकलने के लिए जगह दो। लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि नहीं, हम लोग को तो पूरा चाहिए, आधा चाहिए, आधा चाहिए। तो मैंने बोला, जब इतने सालों से 50 साल से ऐसा चल रहा, तब चलने दो। वो नहीं मानी और गाली गलौज करने लगे। एक एक बार इसके पहले भी वो और वो हादसा कर चुके हैं। मेरी माता को उन्होंने बहुत मारा है, सिर में मारा था उनको अंगूठी। आज कितने लोग घायल हैं आप लोग, और किन किन ने मारा आपको? मेरे को राजमणि सिंह ने और उनका लड़का शिवम सिंह परिहार, और मेरे चाचा राघवेंद्र सिंह, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, उनके हाथ में छोटा सा कट्टे या जो भी था वो चलाया उन्होंने। मैंने किसको ये गोली लगी है? मेरे मेरे सबसे पहले मेरे भाई को गोली मारी, फिर मेरे को मारी। आपके भाई का नाम क्या है? उसके दो नाम हैं, उसके दो नाम, अनुग्रह आशीष सिंह परिहार, अनुग्रह। और आपका नाम? अनूप सिंह परिहार। उन्होंने भैया क्या घटना हुई थी आपके साथ, और किसने आपके ऊपर फायरिंग की थी? मेरे को मेरे चाचा ने फायरिंग की, और मेरे बड़े पापा के जो लड़के हैं राजमणि सिंह, उन्होंने मुझे बहुत ज़ोरों से पकड़ लिया, मेरी जैकेट फाड़ दी। और उनका लड़का शिवम सिंह परिहार, वो भी मुझको पकड़ा था, और दोनों बोल रहे थे चाचा से कि इसको जान से मार दो, जान से मार दो। मैंने उनके हाथ में कट्टा देख लिया, वो अपना जान था नहीं, छोटा था, वो कट्टा था जो भी था, तो वो निशाना मिला रहे थे। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, पर वे दो लोग थे, शिवम सिंह परिहार और राजमणि सिंह परिहार। छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं छूट नहीं पाया। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये मंगरमोह टेपरा बटौली। वजह क्या थी मारने की? वजह ये थी कि मेरे जो चाचा हैं, मेरा पैतृक मकान है, तो वो अब 50 साल पहले बट गया है। अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे को आधा दो, आधा दो। तो हम लोगों ने उनसे बोला, चाचा ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत ले लो, एक दो फुट ले लो, लेकिन हम लोगों को थोड़ा निकलने के लिए जगह दो। लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि नहीं, हम लोग को तो पूरा चाहिए, आधा चाहिए, आधा चाहिए। तो मैंने बोला, जब इतने सालों से 50 साल से ऐसा चल रहा, तब चलने दो। वो नहीं मानी और गाली गलौज करने लगे। एक बार इसके पहले भी वो और वो हादसा कर चुके हैं। मेरी माता को उन्होंने बहुत मारा है, सिर में मारा था उनको अंगूठी। आज कितने लोग घायल हैं आप लोग, और किन किन ने मारा आपको? मेरे को राजमणि सिंह ने और उनका लड़का शिवम सिंह परिहार, और मेरे चाचा राघवेंद्र सिंह, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, उनके हाथ में छोटा सा कट्टे या जो भी था वो चलाया उन्होंने। किसको ये गोली लगी है? मेरे सबसे पहले मेरे भाई को गोली मारी, फिर मेरे को मारी। आपके भाई का नाम क्या है? उसके दो नाम हैं, उसके दो नाम, अनुग्रह आशीष सिंह परिहार, अनुग्रह। और आपका नाम? अनूप सिंह परिहार। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी व्यापक पैमाने पर किसान आंदोलन किया जाना है, जिसको लेकर पूरे देश में किसान नेताओं और किसान को दिल्ली के लिए आमंत्रित किया गया है। जहां जबलपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त मोर्चा के किसान नेताओं को गिरफ्तार करने में कार्रवाई की गई, जहां एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि कुछ किसान नेता किसानों को बरगलाकर दिल्ली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ऐसे किसान नेताओं को चिन्हित करते हुए 8 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
अरे सर अरे नहीं ऐसा नहीं किसानों को लेकर कुछ गिरफ्तारी हुई है, क्या वजह क्या थी इनको गिरफ्तार करने का? ये जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिनांक 13 फरवरी को आह्वान है कुछ किसान संगठनों के द्वारा कि दिल्ली कूच का उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरे सीमाओं पर तैनात है। इसमें हमें इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट प्राप्त हुए थे कि यहाँ के भी कुछ किसान नेता जो हैं इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जनता को वहाँ ले जाने की। इस इनपुट पर जो भी किसान नेताओं के नाम सामने आए थे उनकी वैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध में की गई है। कितने किसान जबलपुर से? इसमें जबलपुर से 8 जो किसान नेता हैं, मूलतः सभी संयुक्त किसान मोर्चा जो एक संगठन है उससे रिलेटेड हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। नागदा में विश्वविख्यात बिरला घराने के द्वारा बनाए गए बिरला टेम्पल में इन दिनों टूरिस्टों का आना भारी संख्या में शुरू हो गया है। बेहतरीन तक्काशी द्वारा इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार ने सार्वजनिक दर्शन के लिए बनवाया था, जिसका निर्माण काफी वर्षों से पूर्व बनवाया गया था, जहां पर इन दिनों काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और ठंड के इस मौसम में लुत्फ उठा रहे हैं और आने वाले लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। इनकी वीडियो पे बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। पब्लिक वगैरह इनमें सब इधर की जगह पीछे साइड पब्लिक आ रही नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? हाँ सर, मैं देपालपुर पेशी से आया हूँ। देपालपुर से। कैसा लग रहा है जब नागदा में जो इस बिरला टेम्पल्स में आप आए हैं, किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव है। मंदिर की एक अलग एक दिशा है यहाँ की, और इसके अलावा सुंदरीकरण की बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये मालूम भी होगा कि यहाँ पे 1990 में करीब एक पिक्चर हुई थी, अजय पिक्चर। सनी देओल जो ये फिल्म हीरो कि सनी देओल थे, उनकी वहाँ फिल्म की शूटिंग भी हुई है, आपको पता है? सर, ये आज ही आपसे मालूम पड़ा मुझे कि आज यहाँ तो ये पिक्चर की शूटिंग भी हुई है। और इसके अलावा पूरे परिवार को लेके आया है मैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का।
मतलब और साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से ठंडा माहौल है और ठंड में माहौल में भी इस तरह का घूमने का आनंद कुछ और होता है। कुछ अच्छा ही आनंद लग रहा है कि एक शाम को टाइम आए, मतलब एक दृश्य अलग ही नाथ का, मतलब बहुत चम्बल महाना ही है यहाँ पर। और एक मंदिर, बिरला मंदिर, यहाँ लक्ष्मी मंदिर आपका बहुत बढ़िया है सर। मैं जयपुर से हूँ। जिस आज बिरला टेम्पल्स में आया, किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं आप? बहुत आनंद आया मेरे को यहाँ पे घूमने में, क्योंकि इतना अच्छा वातावरण है कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के बाद झरने भी हैं, और फिर बीच में बड़ा मनोरम दृश्य है। भगवान विष्णु शेष नाग पे बैठे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, बड़ा मनोरम दृश्य है। जिस प्रकार से देखा जाए तो पूरे भारत में जिस प्रकार ठंड का प्रकोप है, और इस तरह से जहाँ यहाँ पे ठंड होने के बावजूद भी हाल काफ़ी जो दर्शन करने लोग आ रहे हैं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? ठंड यहाँ पे इतनी नहीं है, सुबह शाम की ठंड रहती है, अभी इतनी ठंड नहीं है। लगभग ये सूर्यास्त के बाद ठंड बढ़ जाएगी। नहीं तो फिर भी लोग दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, आज रविवार का दिन है तो स्वाभाविक है कि भीड़ यहाँ पे आएगी। आप कहाँ से आए? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। सवाई माधोपुर से। जो ये मंदिर में आप आए बिरला टेम्पल्स को देखने के लिए, किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? ये बिरला मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। इसका पूरा देखने में इतना व्यवस्थित लग रहा है कि ये मन को बहुत आकर्षित करता है। और एक बार पहले भी मैं यहाँ देखने के लिए आया तो परिवार के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। और इस बार भी हमने विचार बनाया है परिवार ही यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। साफ़ सफाई और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर है, जो हर किसी के मन को आकर्षित करता है। कहीं ना कहीं आप लोग ये जो स्वच्छता को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पे ग्रेसिम परिवार के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ग्रेसिम परिवार ने जिस तरीके से इसकी सफाई की व्यवस्थाएं बना रखी है और इस मंदिर को इतना आकर्षक बना रखा है, ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि इस तरह की पहल हर मंदिर पर होनी चाहिए। जबलपुर में समस्त सनातन धर्मावलंबियों को सूचित करते हुए अनंत हर्ष हो रहा है कि अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री के कर कमलों से श्री बगलामुखी सिद्धपीठ शंकराचार्य मठ सिविक सेंटर मड़ताल में मां भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माता का दिव्य विग्रह है। आज से 24 वर्ष पूर्व माघ शुक्ल द्वितीया में प्रतिष्ठित किया गया था। अतः दिनांक 11 फरवरी 2024 दिन रविवार को मां बगलामुखी का भव्य दिव्य पाठोत्सव कार्यक्रम एवं विशाल शोभा यात्रा मध्याह्न 12 बजे से आयोजित की जाएगी। किसी भी टाइम पे वो आ जाएंगे और मेरे को तब सर्जरी में लेके जाना ही जाना है। सो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? वेरी ओपन विद द डायलिसिस पर्सन, एंड स्पेशली इफ इट इज फर्स्ट टाइम डायलिसिस, व्हेन वी सब हम जाते हैं, इनकी वाइफ आ रही है, तो इस कंडीशन में दे डोंट इवन साइन द कंसेंट. So what is the alternative way to do your documentation properly, sir? Okay. And should we get it signed with some neutral person? Sir, आपका hospital में है, there is a CMO, there is a, this is when this is there, then so and so way will be taken into consideration. At so and so time. आपने एक time दिया, 11 बजे, which we follow in the hospital. This is as on so and so date, so many people sat down and they decided on this. So this is very much applicable. So can it be done with the bedside sister who is caring the patient? One thing. Second thing, I didn't get the question, sir. Sorry. Sir, each and every sick patient, there is generally a sister allotted in the ICU. So can it be done with the signature of that sister? No, sir. No. Is your risk is say 70. Where the just जो case में करूँगा उसमें operation again same case, preterm distress, बोला कि भाई अभी इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए है। There was nobody from the family present. 2 घंटे बाद इंसान जो बंदा है, by that time the anesthesiologist had moved out. जब वो आए दोबारा से वापस, तब तक 3 घंटे हो गए थे। The post the delivery, the lady could not revive. They went to the court. They said it is a contributory negligence. The hospital was at case now, so they should have been a standby person. है ना? तो हॉस्पिटल की वो गलती है। साथ साथ पेरेंट्स जिन्होंने कंसेंट देना था, फैमिली की ये गलती है कि उन्होंने 2 घंटे लगाए। तो the negligence and the liability is shared between these two parties, hospital and the patient's family. वर्कशॉप रखी गई है
आज आईएमए हॉल में आईएमए जबलपुर एवं हार्ट रिसर्च एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आईएमए के सभी मेंबर्स उपस्थित हैं। और इसमें मुख्यतः जो मेडिकल लॉज हैं, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर्स को अवेयर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि किन किन केसेस में किन किन छोटी छोटी सी भूलों के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सके, क्या हॉस्पिटल में सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे केसेस ना हो। कोर्ट, जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक चिकित्सक अपने मरीज़ का इलाज तो भरपूर करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, उनके कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता या कई बार मरीज़ की जान चली जाती है। फिर ऐसे केसेस में विवाद की स्थिति बनती है, अल्टीमेटली ये केस कोर्ट में जाते हैं। तो क्या ऐसी सावधानियां होनी चाहिए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, की मरीज़ को जो भी इलाज दिया जा रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी दी जाए शुरुआत में ही। अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उस सर्जरी से होने वाले फ़ायदे, नुकसान, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उस मरीज़ के पास में, ये सब चीज़ें शुरुआत में अगर बता दी जाएँ तो मरीज़ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है कि हाँ, उसे आगे ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या कोई सेकंड ओपिनियन लेना है या कोई दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना है। अगर ये सब जानकारी मरीज़ को हो तो इस तरह के केसेस 90% तक कम हो सकते हैं। और साथ ही जब ये भी बात आई कि एक हर डिपार्टमेंट की कमेटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी होनी चाहिए, कि जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो समय समय पर मीटिंग करें और ये देखें कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर समय के साथ हर हॉस्पिटल में समुचित है कि नहीं है। अगर मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो आज के समय में जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो क्या हमारे जो दूसरे सेंटर हैं उनमें वो सुविधाएं हैं, उपलब्ध है नहीं है, क्या वो दूसरे सेंटर्स भी प्रॉपरली अच्छे से पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं या कुछ उसमें और सुधार हो सकता है, तो उन सेंटर्स को वैसा गाइड करें। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट हो, रिटन में हो, ताकि कभी ऐसा विवाद की स्थिति बने तो उसमें हम अपने आप को ये भी बता सकें कि हम जो इस समय के हिसाब से श्रेष्ठ इलाज हो रहा है या होना चाहिए कहीं पे भी, वो हम दे रहे हैं। और ये जो घटना हुई है वो लापरवाही के कारण हुई, एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि मरीज़ की जान नहीं बच सकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर आदित्य परिहार, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया और हम सभी चिकित्सकों को लाभ हो रहा है इससे। चिकित्सक से बहुत अधिक रहती हैं और कई बार ऐसा होता है मरीज की अपेक्षा के अनुरूप चिकित्सक अगर अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं या चिकित्सक ने अपनी उपलब्ध अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेवा दी है, इसके बावजूद अगर मरीज वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो कई बार वे कानून का सहारा लेते हैं और कई प्रकार के कंपनसेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कई बार हमें लगता है कि चिकित्सक की गलती थी, कभी हमें लगता है मरीज के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ या मरीज के साथ इतना नुकसान हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि मरीज और चिकित्सक के संबंध हमेशा अच्छे कैसे बने रहे, और जो हमेशा से चला आ रहा है कि किस प्रकार से चिकित्सक अपनी जान लगा करके अगर मरीज की सेवा कर रहे हैं और मरीज को जान बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मरीज भी उस चीज़ को समझे। इसी बात को समझते हुए एक चिकित्सा कानून संगोष्ठी का आज यहाँ आईएमए हॉल में आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट रिसर्च एसोसिएशन से डॉक्टर पुष्पराज पटेल एवं डॉक्टर कावेरी ने चिकित्सक कानून से संबंधित एडवोकेट्स को यहाँ इनवाइट किया। और इसमें हमारे साथ कर्नल विनीत जायसवाल जी आए, दिल्ली से आए हैं, और उन्होंने हमें इन चिकित्सा जगत में आए 50 से अधिक नए नियमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने जताया कि किस प्रकार से मरीज अपने बहुत सारे अधिकार हैं जिसका उपयोग करें, उनको भी ये जानकारी हो और चिकित्सकों को भी इन अधिकारों के बारे में जानकारी हो। और साथ ही हम हमारे मरीज को उसकी जो भी समस्या है उसको किस प्रकार से उसे व्यक्त करें और उसको समझाएं, ताकि जो कई बार इलाज
शुरू हो जाता है लेकिन उसका डिसीजन लेने में देरी हो जाती है और कई बार मृत्यु हो जाती है। तो ये जो लाइफ बचाने के लिए शॉर्ट स्पैन होना चाहिए, उस टाइम को हम कैसे और प्रभावी तरीके से मरीज और उसके परिजन पहुंचाएं और अपने आप को भी कोर्ट से बचाएं और चिकित्सक जो मरीज की सेवा करना चाह रहा है उन्हें भी इन कोर्ट के चक्रों में ना फंसना पड़े। किस प्रकार से हम अपनी सुविधाओं को और अच्छे से करें और कानून को समझें और कानून का सही तरीके से हम क्रियान्वयन करें, इस बारे में ही इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न विधाओं के चिकित्सक यहाँ उपस्थित हुए। हमारे इस कार्यक्रम की सफलता इसी से रहेगी कि हम नित नए जो विभिन्न प्रकार के कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं और कई बार उनका कोई फल नहीं मिलता है और चिकित्सा क्षेत्र एक बैड इम्पैक्ट लेने लगा है, उसको हम रोक सकें ताकि चिकित्सा को हम उसी तरीके से दिखा सकें जिस तरीके से मरीज चाहता है, क्योंकि हर मरीज एट द एंड सर्विस लेने आ रहा है, वो अपने हेल्थ के लिए हम पर डिपेंडेंट है। तो हम उस चीज़ को किस तरीके से अच्छे से उन तक पहुंचा सके और कानूनी नियमों को भी समझ सके, इसी बारे में संगोष्ठी का आयोजन। क्या लगता है डॉक्टर और मरीज के ऊपर एक संबंध नहीं बन पाते हैं? कई बार क्या होता है, जैसा आज हमें भी समझ में आया, जायसवाल जी ने समझाया कि कई बार हम जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमारा एक सहमति पत्र होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उस सहमति पत्र में समय कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपने मरीज को आपने जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक आया, आपने उसको टेबल पर लिया, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन उस मरीज के परिजनों के लिए वो पहली बार ये घटना हुई, उनको नहीं पता है कि इस घटना के कारण कितना % उसको चांस है कि वो व्यक्ति मर भी सकता है। इसको हमें किस तरीके से जताना चाहिए, हमको किस तरीके से उनको समझाना चाहिए। कई बार परिजन भी ऐसा बोलते हैं कि आप हमें बिना मतलब डरा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आपको किस तरीके से समझाना है। उनको इस चीज़ को समझने के लिए अगर वो दूसरा ओपिनियन चाह रहे हैं, किसी प्रकार से अपना गूगल नॉलेज लेके आते हैं, तो आपको किस प्रकार से उस बात को समझाना, अपने तर्क रखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम इस टाइम स्पैन को बहुत अच्छे से अगर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो मरीज के परिजन इससे असहमत हो जाते हैं। कई बार हम डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि हमसे बिना मतलब अधिक पैसे ऐंठ लिए गए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके से किस प्रकार से रखें और कानूनों का हम सही अधिकार, इसके लिए प्रॉपर उन्होंने बताया कि नियमावली होती है जिनका हम क्रियान्वयन करें, लोगों को समझाएं, अपने हॉस्पिटल्स में भी डिस्प्लेज रखें, ताकि कई रूल बुक्स होती हैं जो उनको पता ही नहीं होती है, हमें भी नहीं जानकारी रहती है। तो हम इन चीज़ों को मरीजों तक भी पहुंचाएं और अपने लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करें। डॉक्टर कावेरी शाह। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र से 25 जनवरी से गायब युवक धन सिंह गौड़ की चरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम खाखरा में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां धन सिंह गौड़ का शव 3 टुकड़ों में पुलिस को मिला है, वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया है कि चरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम खाखरा में यूकेलिस्ट प्लांट की पहाड़ियों में स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक शत विशत लाश देखी गई थी, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों के द्वारा पुलिस को पूरे मामले की जानकारी भी दी गई थी। मैम, कल कुछ चरगवा थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली है, क्या था पूरा घटना? हाँ, जो हमारे यहाँ चरगवा थाना क्षेत्र है उसमें यूकेलिप्टस प्लांट्स जो होते हैं उस पर जो है पहाड़ी के ऊपर उसके पास जो है एक लाश जो है अनआइडेंटिफाइड लाश जो है वो मिली थी, जिसको पुलिस ने जो है वो देखा है, उसके आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने का प्रयास किया है। उसके आइडेंटिफिकेशन पर वो तिलवारा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका जो मृतक है उसका नाम जो था वो धन सिंह गौड़ था। उसके पिता ने 25 जनवरी के आसपास उसके गुमशुदा होने की खबर जो है वो थाना तिलवारा को दिया था। तब से जो है इस व्यक्ति को पुलिस वैसे भी ढूंढ रही थी। इसकी जो बॉडी मिली है, अनफॉर्चुनेटली वो बॉडी को शायद जानवरों ने अटैम्प्ट किया होगा आफ्टर डेथ, तो 3 टुकड़ों में हमें वो बॉडी मिली है। इन्वेस्टिगेशंस उस पर जारी हैं, देखा जा रहा है कि वो सुसाइड है या मर्डर है, और फर्दर जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।